नमस्कार दोस्तों, सीए ट्रेनिंग हब के इस प्रैक्टिकल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा सेशन बेस्ड है टीडीएस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे यूजर्स की डिमांड रही है कि टीडीएस के ऊपर एक प्रैक्टिकल सेशन तैयार किया जाए, तो वो सेशन में लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूँ। दोस्तों ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन के अंदर हम टीडीएस के हर एक पहलू को डिटेल में स्टडी करेंगे, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सेशन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, चाहे आप एज अ ट्रेनी हो, चाहे आप एज अ कहीं अकाउंटेंट के रूप में वर्क कर रहे हो या सीए के रूप में वर्क कर रहे हो या कहीं कंसल्टेंसी दे रहे हो या आपका टीडीएस कोई और बंदा काट रहा हो, तो हर एक पहलू के लोगों के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसको आराम से देखिए ताकि आप टीडीएस के हर एक फंडामेंटल को समझ सको। ठीक है दोस्तों, स्पेशली मैं ये सेशन उन लोगों के लिए फोकस किया गया है कि आप इससे नॉलेज लेकर जहाँ पर वर्क कर रहे हो वहाँ पे बेटर से बेटर परफॉर्मेंस आप दे सको। तो ये मोटो है इस सेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सेशन में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आपको बताऊंगा कि सब मीनिंग ऑफ टीडीएस क्या है, क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है कि टीडीएस होता क्या है, यह कौन सा टैक्स है, प्रीपेड टैक्स है, पोस्टपेड टैक्स है, मतलब किस टाइप का टैक्स है, एडवांस टैक्स क्या है, कि मतलब बहुत लोग तो कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये एडवांस टैक्स क्या है, टीडीएस क्या है, ये इसका नेचर ही नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस क्या है, देन उसके बाद डिस्कस करूंगा कि रेट्स ऑफ टीडीएस होता क्या है। दोस्तों अलग अलग सेक्शन पे या अलग अलग टाइप ऑफ नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं अलग अलग सेक्शन अप्लाई होता है और उसके अंदर टीडीएस का रेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो रेट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किन किन कंडीशन में किस टाइप आपके ट्रांजेक्शन, किस टाइप का ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो कितना आपको टीडीएस काटने होंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे मैं आपको जो आपने टीडीएस काटा उसको प्रैक्टिकली आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हम यहाँ पर आपको लाइव सेशन में आपको दिखाएंगे कैलकुलेट करके। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब आपको जमा भी करने होंगे। तो जमा करने के लिए एक लास्ट डेट होती है, ड्यू डेट क्या होगी जमा करने के लिए, तो वो ड्यू डेट के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे कि यदि आप इंडिविजुअल हो या यदि कंपनी हो तो आपके केस में वो ड्यू डेट क्या होगी। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अगर आपने मालूम चल गया आपको ड्यू डेट भी ये है, चलो तो आपको करना होगा भैया ये जमा कैसे होता है। इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्म की ज़रूरत तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। वो कौन से चालान होगा जिसको आप भरेंगे, वैसे बता दूं अभी के लिए 281 चालान होता है। ठीक है, लेकिन आगे मैं आपको इसको डिटेल में भर कर दिखाऊंगा दोस्तों। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ड्यू डेट आपने चालान भर दिया तो चालान भरने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता है दोस्तों। आपका चालान भरने के बाद एक ड्यू डेट आती है फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, तो आपका डेट क्या होगा, वो रिटर्न आप कब फाइल करोगे, देन उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसको हम आपको प्रैक्टिकली भर कर दिखाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाने के बाद रिटर्न का जो फॉर्म होता है मैं आपको इसी बता दूं, वो 24Q 26Q 26QB के थ्रू आप भरोगे, ये मैं आपको दिखा दूंगा अलग से। देन उसके बाद फॉर्म भरने के बाद भी आपकी लायबिलिटी नहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो आपको फॉर्म रिटर्न करने के बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा, आपको टेस्टेस की वेबसाइट लॉगिन करनी होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे टीडीएस को आपको रिक्वेस्ट डालनी होगी फॉर्म 16 और 16A 16B आपको मंगाने के लिए, और उसके थ्रू आप टीडीएस जो भी फॉर्म होता है जिसको टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं आप मंगाओगे और मंगाकर आपने जिसका टीडीएस डिडक्ट किया उसको भेजोगे, और जो बंदा वो रिसीव करेगा जब वो अपना ITR भरेगा तो उसमें वो उसका ये जो आपने जितना डिडक्ट किया हुआ है टीडीएस उसके ITR में अगर वो ऑटो फिल करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा और यही अमाउंट उसके 26AS में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो अलग चीज़ है जो मैं अलग मुद्दों पर आपको डिस्कस करूंगा। कुल मिलाकर ये इतना जो सेशन है, इस सेशन के अंदर हम इतने पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें आराम से कि सबसे पहले पॉइंट जो है मेरा, व्हाट इज टीडीएस। तो दोस्तों देखो क्या होता है टीडीएस का मतलब, सब लोग जानते हैं कि टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, खैर हमें फुल फॉर्म से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन टीडीएस का मतलब जान लो कि यह एक प्रीपेड टैक्स है। प्रीपेड टैक्स का मतलब समझ रहे हो ना, आज आपने अर्न करो मतलब देन उसके बाद टैक्स आज ही दे दो। ये एक प्रिंसिपल होता है, उसका नाम है कि पे एज व्हेन यू अर्न। जैसे ही आपने अर्न किया उसी समय आपको पे करना है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, प्रीपेड टैक्स दो तरह के होते हैं। देखो मैं आपको एक टैक्स का स्ट्रक्चर बता दूं। होता क्या है कि नॉर्मली आप जो भी प्रीवियस ईयर में आप लेन देन करते हो, जैसे कि अगर मान लो हमारा प्रीवियस ईयर इस समय जो चल रहा है
16-17 चल रहा है, ठीक है, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो, ठीक। और हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? 17-18। तो आप जो भी लेन देन करोगे, जो भी ट्रांजैक्शन करोगे 16-17 में, वो 17-18 में जाकर उसका रिटर्न भरोगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जब रिटर्न भरोगे तो उस समय सब, इस समय टोटल आपका मतलब इनकम निकलेगा, उस समय मुझे टैक्स मिलेगा, यानी कि 1 साल बाद मिलेगा। जब तक आपका ऑडिट नहीं हो जाए, बैलेंस शीट में, तब तक आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा कि आपको मतलब बैलेंस शीट नहीं बन जाता, तब तक आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा ना कि कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमें वो डेट तक मैं इंतजार नहीं करूँगा, आप मुझे जैसे ही आपने कोई लेन देन किया उस पर एक सर्टेन अमाउंट एज ए जमा कर दो, बाद में देख लेंगे। आप उसका क्रेडिट जब अपना पूरा इनकम कंप्यूट करना पूरे साल भर की, उस समय उसमें से इसको माइनस कर लेना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के ये टैक्स लाया, टीडीएस लाया। और एडवांस टैक्स भी यही कंसेप्ट है। मतलब प्रीपेड टैक्स को नॉर्मली 2 भागों में लोग डिवाइड करते हैं, एक तो टीडीएस, एडवांस टैक्स। हम यहाँ टीडीएस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि आप जैसे ही अर्न कर रहे हो उसके ऊपर एज ए सर्टेन अमाउंट लगाओ और गवर्नमेंट को पे कर दो, ठीक। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स ने क्या कहा। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट प्रेस्क्राइब रेट। ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए, उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो टीडीएस को डिडक्ट करके उस व्यक्ति को पेमेंट करे। विदाउट डिडक्शन आप टीडीएस पेमेंट नहीं करना है, जो कि और वो रेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। तो द पर्सन हु डिडक्ट द टीडीएस, जो पर्सन डिडक्ट करेगा, यानी कि अगर आप एज ए अकाउंटेंट कहीं काम कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप डिडक्ट कर रहे हो तो आपको कहा जाएगा डिडक्टर, और जिसका आपने डिडक्ट किया उसको बोलेंगे डिडक्टी, सिंपल, ठीक है। तो टीडीएस क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रीपेड टैक्स है, ठीक। यह प्रिंसिपल पर काम करता है कि जैसे आपने किसी को पे करना है उसी समय, या अर्न किया उसी समय आप टीडीएस डिडक्ट कर को एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसमें से डिडक्ट करके उसको पे करना है, और वो अमाउंट गवर्नमेंट को जो आपने डिडक्ट किया उसको कहते हैं टीडीएस, ठीक, और उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने होते हैं। तो टीडीएस का मैटर ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने कहा प्रेस्क्राइब रेट्स हैं, तो कौन कौन से रेट्स हैं यार। तो होता क्या है दोस्तों, कोई बहुत सारे रेट्स हैं, मतलब अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रेट्स दिए गए हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शन हैं मैं उसको आपको मैं बता देना। जो सबसे जो मेजर जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय के लिए सेक्शन जो अप्लाई होता है सेक्शन 192 होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ सैलरी। और इसका कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसमें कोई रेट नहीं होता। पहली बात तो आप क्लियर हो जाओ। बहुत लोग कन्फ्यूज में रहते हैं कि यार सैलरी में टीडीएस कैसा, किस रेट से काटे, कितना काटे। भाई पहली बात तो इसमें कोई रेट नहीं होता, यह कैलकुलेट होता है आपके पूरे साल भर की इनकम को एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है, एंड उसको 12 से डिवाइड कर दिया जाता है। जितना पर मंथ बनता है उतने आपको टीडीएस काटना है, उसको पे करते, एम्प्लॉय को पे करते समय, मतलब सैलरी पे करते समय, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा डिटेल में इसको जानना चाहते हैं, सिंस इस पार्टिकुलर सेक्शन के ऊपर पूरा मेरा एक लेक्चर बना हुआ है प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, आप उसको रेफर कर लो अगर आप सिर्फ सैलरी के बारे में जानना है। बाकी मैं यहाँ कवर कर रखा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको बना रखा है, ठीक है। और इसके बाद जो है सेक्शन 194C, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि होता है कि नॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट होते ही होते हैं, क्योंकि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी चलेगी कैसे भाई। हम तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टीडीएस अट्रैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। और टीडीएस अट्रैक्ट होगा कैसे, अब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर है, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्टर को सी में कॉन्ट्रैक्टर है, ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं और वो 30,000 से ज़्यादा नहीं है तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। 30,000 से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस काटना है कितना परसेंट की रेट से। इंडिविजुअल अगर एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% की रेट से उसका टीडीएस काटना है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का, अगर आपको 50,000 पेमेंट करने हैं, ठीक है, और वो कंपनी है, आपने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ग्रास अमाउंट, तो आप उस पर 2% टीडीएस काट कर उसको पेमेंट कर दोगे, ठीक। तो यह सेक्शन 194C की बात करता है सिंगल ट्रांजैक्शन। और ध्यान रखना, सिंगल ट्रांजैक्शन की बात कर किया हूँ, और पूरे साल भर की ट्रांजैक्शन 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
दो कंडीशन है। एक तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो है, कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 30,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और पूरे साल भर की जो ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाख की जो लिमिट है वो 1/6/2016 से अप्लीकेबल हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले इससे पहले वो था 75,000 था, ठीक है। तो अगर पूरे साल भर की एग्रीगेट टर्नओवर नहीं कर सकते, एग्रीगेट आपका अमाउंट एक्सीड करता है 1 लाख से, तो आपको उस व्यक्ति का टीडीएस काटना ही काटना है, ठीक है। किस रेट से? वही रेट है, इंडिविजुअल अगर एचओएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ है तो 2% की रेट से आपको टीडीएस काटना है अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो तो। ये रहा पूरा मजरा खेल कॉन्ट्रैक्टर का, यानी कि 94C का। अब बात करते हैं 94 जो इंपॉर्टेंट है, आई रेंट। होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे क्या मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन रेंट पे ही होती हैं, ठीक है। अब रेंट पे होती है भाई, आपको अब रेंट, आप भी अपना बिजनेस कर रहे होगे तो रेंट पे ही खोले होंगे, तो आपको भी पेमेंट करने होंगे रेंट का। तो आप भी कोई सोच रहे होंगे कि मुझे क्या टीडीएस काटना चाहिए। अरे नहीं भैया, आप देखो टीडीएस आप कब काटोगे, अगर आपका रेंट की वैल्यू, आपकी रेंट, ये कंपनी केस बता रहा हूँ मैं, 1,80,000 से ज़्यादा अगर आप रेंट दे रहे हो, अगर एक कंपनी 1,80,000 से ज़्यादा रेंट दे रही है तो वो टीडीएस काटेगी, ठीक है। बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ये 10% की रेट से। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग पर 10% रेट है, और अदर देन इन सब चीज़ों पर, यानी कि रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करते हो तो 2% की रेट से आप टीडीएस काटोगे, ठीक है। देन इसके बाद आता है सेक्शन 94 IA, जे भी इंपॉर्टेंट है, आगे होगा। IA, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते हो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, और वो लिमिट एक्सीड करती है 50 लाख रुपये से, तो परचेजर को, ध्यान रखिएगा, परचेजर को यहाँ पर से परचेजर को टीडीएस पे करना होगा काट के 1%, ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल एचओएफ हो चाहे वो अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ हो, 1% की रेट से आपको सेक्शन 194 IA में अगर आपका कोई चीज़ परचेज की हो, कोई चीज़ नहीं, कोई आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की हो, यानी कि कोई घर परचेज की हो, कोई फ्लैट परचेज की हो, तो या लैंड परचेज की हो, तो आपको अगर लैंड की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको परचेजर को, ध्यान रखिए यहाँ परचेजर को आपको 1% टीडीएस काट कर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करने होंगे। बहुत सारे परचेजर ये बात को भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, परचेजर का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगला सेक्शन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है, वो है 194J। होता क्या है, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप सर्विस ले रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, आप लॉयर्स की सर्विसेज ले रहे हो, या आप अदर प्रोफेशनल्स की, कंसल्टेंट की सर्विसेज और भी ले रहे हो, तो उनको जो भी पेमेंट करोगे उसके ऊपर टीडीएस काटोगे, लेकिन एक लिमिट है, 30,000 तक पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट हुई, ये इंडिविजुअल है या साल भर की बात है, ठीक है, तो आपको टीडीएस काटना है 10% की रेट से, 10% की रेट से, ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल एचओएफ चाहे कोई भी हो, 10% की रेट से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इतने सेक्शन रहे, लेकिन मैं आपको कुछ सेक्शन की लिस्ट में दे देता हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों बहुत ये सारे सेक्शंस हैं। आप, ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा, मैं क्लिक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं। ये रहा इनकम टैक्स इंडिया.gov.in के साइट पे आप जाओगे, ये लिंक पर क्लिक करते ही आपको पूरा सेक्शन 2017-18 का असेसमेंट ईयर का यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। देख लो, 192 पेमेंट ऑफ सैलरी लिखा है, नॉर्मल स्लैब रेट, जो भी स्लैब रेट चल रहा है, देखो आपको वेरीफाई करा दे रहा हूँ। 194 मैंने जो पढ़ाया आपको, अभी मैंने आपको 194 IA पढ़ाया, रेंट पढ़ाया 2%, 10%, देखो ये रहा आपका, C पढ़ा दिया, ऊपर गया आपका। तो ये पूरी एक लिस्ट है, आप यहाँ से इसको गो थ्रू कर सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन की लिस्ट मैंने आपको दे दिया है, और वहाँ से आप देख सकते हो बाकी चीज़ें, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बेशक कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें पूरा डिटेल में फिर से बता दूंगा। तो ये रहा सेक्शन जो मैंने इंपॉर्टेंट को कवर किया। अब मैं कहता हूँ, एक नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए इतने तरह के सेक्शन लगभग आ ही जाते हैं, जो हर एक बिजनेस में होते ही होते हैं, ठीक है। तो अब आपको कंप्यूटेशन बनाना है। अब होता क्या है दोस्तों, एक महीने में किसी के यहाँ 10 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, किसी के यहाँ 50 हो रहे हैं, किसी के यहाँ 50,000 हो रहे हैं। अब उसके ऊपर भाई कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो एक्सेल गुरु है ना हमारे, एक्सेल गुरु कब काम आएंगे। आइए अभी देखिए, मैंने एक एक्सेल पे इसका मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ये प्रेजेंटेशन है, आप कैसे इस चीज़ को डील करोगे। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो, आपने
TDS किन किन लोगों, जिन जिन लोगों का भी TDS काटा, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर दूं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आपको, ये ठीक है। हाँ, अब देखिए आपने जिन जिन लोगों का TDS काटा, जैसे कि मिस्टर ये फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2017 का आप TDS की शीट बना रहे हो, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन हुए, आशीष कुमार को से आपने कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। तो आप पहले लिखो पार्टी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको हेल्प करेगा पूरे मंथ में, चाहे आपके पास 10 ट्रांजेक्शन चाहे 50,000 ट्रांजेक्शन हो, उसको एक समराइज शीट बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाने में हेल्प करेगा। सो इसको ध्यान से देखिए, पहले लिखेंगे पार्टी, ठीक है। यहाँ सीरियल नंबर पहले कर लो पार्टी, उसका पैन नंबर लिखो, किस मंथ का है वो यहाँ पर लिख दो। इनवाइस नंबर आपके पास है तो लिख दो, बिल नंबर है तो बिल नंबर, इनवाइस नंबर मतलब आप जो जनरेट करते हो, बिल नंबर मतलब वो पार्टी जो भेजी है, ठीक है। डेट ऑफ डिडक्शन, आप कब डिडक्ट कर रहे हो TDS, सपोज इसका 7 है। अब ग्रास अमाउंट, रेट ऑफ TDS लिख दो, रेट ऑफ TDS ये होगा, TDS आज पर ला कितना होना चाहिए, आपने कितना डिडक्ट किया। हो सकता है आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, गलती हो सकती है भाई, कोई डेफिशिएंसी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने किस सेक्शन में डिडक्ट किया उसको यहाँ से लिंक कर दो। जैसे कि अगर TDS इंडिविजुअल HOF फर्म AOP के लिए अलग से बना हुआ है और कॉर्पोरेट्स के लिए अदर देन मतलब इन सब का अलग से बना हुआ है। अब देख सकते हो यहाँ पे अगर वो प्रोफेशनल है तो यहाँ पे J194J, रेंट है तो I, कॉन्ट्रैक्टर तो C, ये इंडिविजुअल HOF। अगर यही बंदे कंपनी हो तो यहाँ पर उसको लिंक करोगे, और इंटरेस्ट की अमाउंट हो तो यहाँ पर कैलकुलेट होगा। और स्टेटस मतलब वो बंदा क्या है, उसके पैन से ये लिंक है, ये बता देगा कि वो बंदा कंपनी, देखो ये पर्सन है मतलब इंडिविजुअल है, ये कंपनी या फर्म है, यहाँ से ही मैं देख कर बता दूँगा, कोई भी आप देख कर बता दोगे। और ये लेंथ का मतलब है कि जो पैन उसने दिया है सही है या गलत है, तो मतलब 10 डिजिट का है नहीं, ये लेंथ बता देगा, ठीक है। तो ये सब इतनी चीज़ें यहाँ से उसको वेरीफाई आप कर सकते हो इस सीट के थ्रू। अब देखो आपने एक मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशीष कुमार एक कॉन्ट्रैक्टर है, आपने इनको पेमेंट किया तो उसका पैन नंबर लिख लिया, जनवरी में उसको पेमेंट किया 33,600 रुपया, ठीक है। तो आपने पेमेंट किया 33,600 रुपया, तो इंडिविजुअल है ये पहली बात, तो क्योंकि इनके पैन से मालूम चल रहा है पर्सन है, और C है तो 1% TDS कटेगा, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो 1% TDS कटेगा। तो एज पर ला मैंने फार्मूला लगा दिया 1%, ठीक है, देख सकते हैं फार्मूला लगा हुआ है ये 1%, और मैंने एक्चुअल में भी 3360 TDS काटा। अब इसको लिंक कर दो, ये इंडिविजुअल है तो कहाँ लिंक करोगे इसको, देखो इंडिविजुअल वाला कॉलम कहाँ है, यहाँ पे है, ये कंपनी के लिए है, ध्यान रखो ये कंपनी के लिए, देखो ये कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, तो आप यहाँ पे इसको लिंक कर दो। देखो मैंने इसको लिंक कर दिया 336, तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अगला है RS प्राइवेट लिमिटेड, इसका पैन नंबर ये हो गया, जनवरी में ही जनवरी का ही बिलोंग करता है, और इसका जो मैंने डेट ऑफ डिडक्शन है TDS का वो है 19/1/17 को है, इसको भी 33,600 का पेमेंट गया है, लेकिन ये कंपनी है इसलिए 2% TDS काटूंगा, इसके साथ भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो सो TDS एज पर ला बना 672, और मैंने एक्चुअल में भी इतना ही काट लिया। और इसको लिंक कहाँ करूँगा, ध्यान रखो यहाँ पे नहीं, अब इंडिविजुअल में नहीं, ये कंपनी है ना, तो इसलिए ये कंपनी वाले कॉलम में इसको लिंक कर दूंगा, और इसका स्टेटस बाकी ये मालूम चल गया मुझे। अब आ जाओ एस कुमार कंसल्टेंट एंड फर्म, यह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जिसका पैन नंबर ये है, पार्टनरशिप फर्म है, सिंस पार्टनरशिप फर्म है तो इसका डेट ऑफ डिडक्शन ये होगा, इसको पेमेंट मैंने इतना किया और इस पर TDS इतना किया। अब सिंस ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल पर मैंने कितना बताया था 10% TDS कटेगा। अब प्रोफेशनल कहाँ आएगा, यहाँ पे, क्योंकि कंपनी तो है नहीं वो फर्म है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिंक कर दिया। इसी प्रकार बहुत सारे और भी 50,000 के 1 लाख जितने भी आपके एक मंथ में ट्रांजेक्शन होते हैं आप सबकी यहाँ पर बना लो। देन उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल सेक्शन वाइज होता क्या, दोस्तों जब चालान बनाते हो ना वो चालान सेक्शन वाइज जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी है, नॉन कंपनी है, देखो ये आप 194J NC का मतलब नॉन कंपनी, 194I NC का मतलब नॉन कंपनी, 194C NC का मतलब नॉन कंपनी, और इसी पर मतलब ये इधर नॉन कंपनी हो गए और इधर कंपनी होंगे, तीनों को जोड़कर आप कंबाइन बना कर दो। आप चाहते हो कि कंबाइन भी मैं जान लूँ तो IJ मतलब कंपनी नॉन कंपनी मिलाकर कितना हुआ हर एक सेक्शन में, तो इतना हुआ। आप चाहो तो सेक्शन वाइज भी चालान बना सकते हो, नॉन सेक्शन वाइज भी बना सकते हो, मतलब कंपनी नॉन कंपनी वाइज भी बना सकते हो। बेटर होता है कंपनी नॉन कंपनी वाइज बनाओ तो थोड़ा सा रिटर्न में अगर करते हो तो उसमें बेटर होता है, ठीक है। अब चालान की पेमेंट करनी है तो आप यहाँ से चालान नंबर डालो, अब चालान नंबर मतलब भरो और उसके बाद इस अमाउंट को 3,242 रुपये का पेमेंट करा दो। तो ये एक सीट है दोस्तों जिसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको पूरी इंडस्ट्री फॉलो करती है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब मूव करते हैं कि हमने पहले क्या सीखा, TDS क्या होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि TDS तो क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कि TDS को कैलकुलेट
रेट बताया, उसके बाद बताया कि हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कैसे आप कैलकुलेट करते हो। मैंने ट्रांजैक्शन भी दिखा दिया। अब आपने कैलकुलेट कर लिया तो यानी कि भाई अब इसको जमा भी तो कराने होंगे ना। तो जमा कराने के लिए आइए मूव करते हैं, 1 सेकेंड। अब जमा कराने हैं हमें। जमा कराने के लिए क्या है, चालान की ज़रूरत पड़ती है, चालान फॉर डिपॉजिट टीडीएस। तो जान लेते हैं चालान क्या होता है। क्या होता है चालान? एक स्टेटमेंट है जो कि टीडीएस अमाउंट को डिपॉजिट करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट और कुछ नहीं है। चालान इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न। यह इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअल में होता क्या है, आप इसमें भरकर पूरा चीज़, हर चीज़ भर के गवर्नमेंट के या तो बैंक को दे देते हो या ऑनलाइन भर देते हो, ठीक है। तो उसके बाद उधर से आपको चालान नंबर मिलता है, तो वो चालान नंबर इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न करते समय। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप कर सकते हो, टीडीएस का कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन का मतलब है कि डायरेक्ट आप लॉगिन साइट पर विजिट करो और डायरेक्ट आप सब कुछ ऑनलाइन भरो, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करो, पेमेंट मार दो। ऑफलाइन का मतलब है कि आप चालान नंबर 281 डाउनलोड करो, जिसका लिंक मैं दे रखा हूँ, ठीक है, और उसको भरो, भर कर बैंक में जमा भिजवा दो, बैंक पेमेंट कर देगा आपके बिहाफ पे, ठीक। तो दोनों मोड अवेलेबल है, नो एनी इशू, ठीक है। अब मैं आपको दोनों मोड दिखाना चाहूँगा। बेसिकली आपको यहाँ थ्योरेटिकल थोड़े सीखने आए हो, प्रैक्टिकली करने आए हो। फॉर नंबर 281 फॉर चालान आप कैसे भरेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन पहले देख लेते हैं। यह लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस पर क्लिक कीजिए, आप पहुँच जाएंगे ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन services.tin.egovernment.nsdl.com ई टैक्स, ये आपका मतलब लिंक है, पूरा लंबा चौड़ा है थोड़ा सा। अब देखो ये क्या है ना दोस्तों, ये यहाँ पे कई तरह से आप टैक्स जमा कर सकते हो। मेरा जो चालान नंबर है 281 है, तो मैं जाऊँगा 281, कहाँ गया, ये रहा। अब मैं आपको चीज़ बता दूँ, देखो आप यहाँ पर आप कई तरह का टीडीएस यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सेक्शन, अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं। जैसे कि देखो, अगर आप लैंड परचेज करते हो, लैंड ध्यान रखना, तो आपके लिए 26 क्यूबी भरना होगा। देखो लिखा भी है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, देख रहे हो ना, सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो 50 लाख की मैं बात करता हूँ, सेक्शन 194 आईए में। तो ये अगर वहाँ पे आप टीडीएस काटते हो तो आपको ये भरना पड़ेगा। उसको छोड़ कर बाकी जो सेक्शन डील कर रहे हैं, मैं आपको जो समझाया वो यहाँ आएगा। 281 आप टीडीएस काटते हो, 281 में आपका आएगा। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब आप कंपनी हो नॉन कंपनी हो, सपोज आप कंपनी हो, तो मैं आप अपने यहाँ पर सबसे पहले क्या डालोगे, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, मतलब आपका जो भी टैन नंबर जिसको बोलते हो। तो नॉर्मली अगर दिल्ली में है तो दिल्ली का DEL से स्टार्ट होता है, ठीक। असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लो, 17-18 अगर असेसमेंट ईयर है, वो ब्लॉक नंबर जो भी डालना है डाल दो। यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस दे दो, ठीक है। आप यहाँ पर कुल मिला के ये जो कंपलसरी आइटम है, दिल्ली का है तो दिल्ली, यूपी का है यूपी, हरियाणा का है हरियाणा, मुंबई बिहार का है बिहार, जो भी जहाँ का भी स्टेट है डाल दो। उसके बाद यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पर क्लिक करो। आप क्या कर रहे हो, टीडीएस का पेमेंट कर रहे हो, रेगुलर वाला है, ठीक है, मतलब आप टैक्स पेयर के रूप में। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, आप किस सेक्शन के अगेंस्ट ये जमा कर रहे हो ऑनलाइन। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हो, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का को पेमेंट किया, उसका अमाउंट करने सी का 194C। तो देखो 194 नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ 94 चलता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 94C ये रहा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। आप किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हो, HDFC, आंध्रा कांद्रा, जो भी है बैंक है, फलान देखा जो भी अपने बैंक है, जो भी आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है, चलो मान लो HDFC मेरे पास, तो मैं ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैप्चा डाल दो, ठीक। अब दिन इसके बाद प्रोसीड कर दो इसको, तो ये आपका पेमेंट के लिए बस कुछ नहीं। उसके बाद अमाउंट आएगा, उसको फिट कर दो और पेमेंट कर दो। और सॉरी 10 इस मेरा गलत हो गया, 124, ठीक है। अब इसको प्रोसीड कर दो, ये आपको ले जाएगा पेमेंट गेटवे पे। इनवैलिड 10 से 10 गलत है तो कोई बात नहीं, आप 10 अपना सही वाला 10 डाल दो, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट का 10 एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। तो इतना तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर अपना 10 डालोगे तो सही जाएगा, ये सीधे पेमेंट गेटवे पर ट्रांसफर करेगा और देन आप उसके बाद उसको वहाँ से आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो भाई मन नहीं कर रहा है ऑनलाइन पेमेंट करने का, मैं तो इतना झामा नहीं पाल सकता, ऑनलाइन में रिस्क नहीं ले सकता, चलो भाई मैं बैंक में ऑफलाइन जमा करना चाहता हूँ, ठीक है भाई कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आइए, आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते मत करो, ये रहा आपके लिए चालान 281, इसका लिंक शेयर है, आप इसको डाउनलोड करो आराम से मेरे ही साइट के नीचे से, ठीक है। एंड आप यहाँ से
इसको भरते हैं। आइए मैं भर के दिखाता हूँ इसको, देखो कितना सिंपल है। देखो यार थोड़ा सा इसको, ये बाहर जा रहा है, इसको मैं छोटा कर दूँ। हाँ आ गया सब कुछ, ठीक है। अब क्या है भैया, 281 चलान है। तो सबसे पहले से यहाँ पर भरो कि आप किसका, ये चलान किसके अगेंस्ट बना रहे हो, सैलरी के नॉन सैलरी, मतलब किस सेक्शन का अगेंस्ट बना रहे हो, कंपनी नॉन कंपनी। पहले तो यहाँ पर अलग अलग, मैं आपको बता दूँ, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग चलान बनेगा। पहली बात तो श्योर हो जाओ, ठीक है। उसमें भी कंपनी नॉन कंपनी के लिए, तो अगर कंपनी डिडक्टी है, नॉन कंपनी डिडक्टी है, तो अगर कंपनी के केस में बना रहे हो तो यहाँ पर, नॉन कंपनी केस में यहाँ पर। ये आप निकालोगे सीट से, अपनी एक्सेल सीट जो मैं आपको दिखाया था, इस सीट से, यहाँ से, इस सीट से आप दिखाओगे कि आपको ये इसीलिए ये सीट हेल्प करेगा कि आप यहाँ से डिसाइड कर पाओगे कि वो कंपनी केस में बनेगा या नॉन कंपनी केस में बनेगा चलान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना टैन नंबर डालो, देन उसका फुल नाम, कंप्लीट एड्रेस डाल दो, यहाँ पर पिन नंबर डालो, और यहाँ पर 200 पर टिक लगा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, 200 ही होता है। देन उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालो, कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट यहाँ पर डाल दो, अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, टोटल डाल दो, इसमें वर्ड में लिख दो। देन उसके बाद ये वर्ड में शायद ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेट आप यहाँ पे डाल दो, और डेट ऑफ डिपॉजिट, और ये बाकी ऑटोमेटिक ही नीचे आ जाएगा। यहाँ पर अपना पैन डाल दो, और यहाँ पे अब कंपनी का नाम डाल दो, बस हो गया। जो भी अमाउंट है यहाँ पे भर के, सॉरी अमाउंट मैंने भर दिया। अब जो भी अमाउंट भरोगे, भरकर यहाँ पे इसको बैंक भिजवा दो। बैंक वाला क्या करेगा, ये नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो, काउंटर फोलियो, यहाँ पर अपना थप्पा लगाएगा और यहाँ पर लिख कर देगा आपको चालान नंबर। ये आपको बैंक से लेकर आने हैं, ये नहीं कि छोड़ के चले आने हैं। तो ये चालान नंबर यहाँ पे लिखेगा। चालान नंबर नॉर्मली कैसे लिखता है, 00001, 4 बार 0 1 बार 1, मतलब ऐसे ही स्टार्ट होता है। नॉर्मली बैंक वालों को ऐसे ही चलता है, ठीक है, और ऑफलाइन के केस में। और ऑनलाइन के केस में तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये चालान नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफलाइन का मोड रहा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने आपको कवर करा दिया।